हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें अपने नए टॉपिक जो कि है हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब तक मैं आपको कोऑर्डिनेट प्लेन और साथ ही साथ मैं आपको इसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करा चुका हूँ और जिसके वीडियो जो है आपको आई बटन में अवेलेबल हो जाएंगे। आज हम इसमें बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री और इस पर बेस्ड जो फार्मूलाज हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में आज इसमें हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, चाहे वो आपके कॉनिक सेक्शन से रिलेटेड पूछ लिया जाए या फिर आपको इससे घुमाकर डायरेक्ट इससे पूछ लिया जाए। तो इसको शुरू करते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है उसके बारे में। आइए देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है जो होती है वो क्या है हमारी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। और ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है अलग अलग कोनिक्स को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल को। और अलग अलग कंडीशंस जो हैं इसके रिगार्डिंग होती हैं। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि इनकी कंडीशंस तो अंडरस्टूड है ही कि कौन सी इक्वेशन जो है पैराबोला की होती है, कौन सी एलिप्स की होती है, कौन सी सर्कल की होती है, तो इसको क्यों बनाया गया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसकी पर्टिकुलर इक्वेशंस होती हैं। तो इनकी जो पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं या पर्टिकुलर इक्वेशंस होती हैं, जैसे इलिप्स है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जो है इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर्टिकुलर पैराबोला को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं पर्टिकुलरली ना कहकर कि आप एक ऐसा इक्वेशन या फिर जनरल इक्वेशन दीजिए जो पैराबोला, हाइपरबोला या इलिप्स इनको रिप्रेजेंट कर रहा हो, तब आप क्या करेंगे? तब आप हेल्प लेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री की। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस किस को रिप्रेजेंट करती है सबसे पहले हम बात करते हैं इस बारे में। तो सबसे पहले जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करेगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, जो कि मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। तो ये उसको भी रिप्रेजेंट करेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करती है। और किसको रिप्रेजेंट करती है? ये पैराबोला को भी रिप्रेजेंट करेगी। किसको करेगी? लिप्स को भी करेगी। और किसको करेगी? ये सर्किल को भी रिप्रेजेंट करेगी। और इसके अलावा हम देखते हैं ये हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना? अब ये इनको रिप्रेजेंट कर रही है तो ऐसा तो है नहीं कि एक साथ इन सबको रिप्रेजेंट करने लगे। हो सकता है कभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करे, या हो सकता है कभी वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करे, अब या हो सकता है कि वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करे। ऐसा नहीं है कि ये इक्वेशन एक बार में इन सारे ही को रिप्रेजेंट कर दे। नहीं, ऐसा नहीं है। रिप्रेजेंट करेगा तो इनमें से किसी एक को ही रिप्रेजेंट करेगा। हो सकता है ये हो या कोई सा भी हो सकता है, इनमें से एक साथ सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अब ये इक्वेशन है, क्या निकालना होगा? इनके रिगार्डिंग जो है अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं कि कब कब जो है ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी और कब जो है ये लाइन जो है एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, या ये इक्वेशन जो है कब इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगी। इसके रिगार्डिंग अलग अलग कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या है वही जानना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में आपको भी बताता हूँ। तो सबसे पहले इसमें एक डिटरमिनेंट होता है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। वही डिटरमिनेंट डिसाइड करता है कि ये इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डिटरमिनेंट क्या है? तो डिटरमिनेंट बनता है इन सभी के कोफिशिएंट को मिलाकर। कौन सा डिटरमिनेंट है आइए देखते हैं। तो डिटरमिनेंट को हम लिखते हैं डेल्टा से, डेल्टा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पर आप एक चीज देखना, लिखने का एक तरीका है। अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी कि किस तरह इसको लिखा जाता है और उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो ये डिटरमिनेंट होता है, ये डिटरमिनेंट बनता है किसके? इस इक्वेशन के कोफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेके, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लेके, जी एक्स जो दे रखे हैं, मतलब एक्स का कोफिशिएंट या वाई का कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म, इसको लेके एक डिटरमिनेंट बनाया जाता है। कैसे लिखते हैं? इंपॉर्टेंट तरीका लिखने का ये है कि ए बी सी जो लिख लेते हैं डायरेक्ट, ए बी सी। इस तरह से इन्होंने एक डायगोनल बना लिया एबीसी का।
ठीक है ना। ये 3/3 का डिटरमिनेंट है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एबीसी का एक डायगोनल फॉर्म कर लिया, एक डायगोनल बना लिया। ए क्या है मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म। आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो एग्जाम में आपको इस तरह की एक इक्वेशन मिलेगी और पूछेगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। और मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पेपर आए हुए हैं उनमें इस टाइप का क्वेश्चंस आया ही आया है। एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का आपसे दे दिया गया है या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन और पूछ लिया गया है। तो एबीसी हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमको एक चीज देखना है क्या, कि पहले एफ आता है, फिर जी आती है और फिर एच आता है अल्फाबेट में। ठीक है, तो पहले हमें एफ लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले एफ यहाँ लिखूंगा, एफ यहाँ लिखूंगा। ठीक है, एक तरह से देखा जाए ये जो डिटरमिनेंट होगा, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको मैट्रिक्स बना दूं, हालांकि ये डिटरमिनेंट है, तो थोड़ी देर के अगर मैं इस तरह से इसको मैट्रिक्स बना दूं तो जी ये मैट्रिक्स जो फॉर्म होगी ना, वो मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म होगी। कैसे होगी अभी बताता हूं मैं आपको। एफ एफ मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना। अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है जी की। तो क्या करूंगा, मैं जी को यहाँ लिख लूंगा और जी को यहाँ लिख लूंगा। ठीक है, बचा क्या मेरा एच। अब एच को क्या करूंगा, एक ही तो पोजीशन रह गई है, वहां पे लिख दूंगा एच। ठीक है ना। तो ये मेरा बन गया डिटरमिनेंट, क्योंकि इनको मैं हटा देता हूँ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। ये डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा से। ठीक है, यही डिसाइड करता है ये किस कर्व को या किस कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक चीज मैंने आपको बताया कि ये जो डिटरमिनेंट है, अगर मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया था इसको, तो मैट्रिक्स जो है इसकी सिमेट्रिक ना होकर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब समझते हैं क्या है, डायगोनल एलिमेंट जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और उसके अलावा क्या होगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ इक्वल रहेगा, ये वाला एलिमेंट इसके साथ इक्वल रहेगा, और ये वाला जो है सेम रहेगा। ये होती है सिमेट्रिक की कंडीशन। इसकी सिमेट्रिक में क्या होता है कि ये और इनमें जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब ये प्लस एच है तो ये माइनस एच होगा, या फिर ये प्लस एच है तो ये वाला माइनस एच होगा। जैसे ये प्लस का जी है तो ये वाला माइनस का जी होगा, और अगर ये वाला प्लस का जी है तो ये वाला माइनस का होगा। मतलब देखा जाए एक एलिमेंट जो है एक दूसरे से माइनस के साथ रिलेट करते हैं, तब वो कंडीशन क्या होती है हमारी इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे साथ माइनस न होकर जो है सिमिलर है, जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये वैसा ये, तो सेम टू सेम है। जब भी ये एलिमेंट सेम टू सेम हो, डायगोनल के इस पार के और डायगोनल के इस पार के, मतलब जैसे ये 1 2 पोजीशन का है और ये 2 1 पोजीशन का है, तो ऑर्डर इसका 1 2 था, इसका 2 1 है, तो इन दोनों को मैंने ऑर्डर को अपोजिट किया, तो ये जो है मेरे सेम साइन के साथ कनेक्टेड रहेंगे और सेम रहेंगे। अगर ये कंडीशन रहती है तो मैं कहता हूं जो मेरी मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखा जाए ये एक जो डिटरमिनेंट है या फिर जो मैट्रिक्स फॉर्म हुई थी मैंने आपको दिखाया था, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। ये आपसे कभी कभार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कोई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए और उसके साथ जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको अपने आप ही अज्यूम करनी होगी। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को अज्यूम करेंगे, इस डिटरमिनेंट को अज्यूम करेंगे। ये आपको याद रखने की जरूरत है, एग्जाम में पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा नहीं, ये अंडरस्टूड है और आपको सीधे ही याद रखनी है कि डेल्टा जो है किसके इक्वल होता है, इक्वल होगा एबीसी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये वैल्यू होती है किस चीज की, ये वैल्यू होती है डेल्टा की। यहाँ पर डेल्टा जो है एक डिटरमिनेंट का वैल्यू है, जो कि डिटरमिनेंट रहा ये। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आती है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेनी है। ठीक है ना। तो ये वैल्यू आप याद करेंगे और साथ ही साथ आप इस डिटरमिनेंट को भी याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इस डिटरमिनेंट को भी पूछा गया है कि ये डिटरमिनेंट क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री में डेल्टा की वैल्यू क्या है। वहां पर आपको ये गिवन नहीं होगा, वहां पर आपको ये डिटरमिनेंट गिवन होगा, तो आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू या फिर डिटरमिनेंट को भी याद करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि डेल्टा क्या है। आगे जो मैं आपको कराने वाला हूँ, जो कंडीशंस आने वाली हैं आपके सामने, वहां पर डेल्टा का यूज होगा। तो डेल्टा को यूज होने से पहले मैं आपको बताना चाहता था एक्चुअली डेल्टा है ही क्या।
तो डेल्टा की वैल्यू ये है और ये इस डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से रिलेटेड जितना भी कंटेंट अब तक आया हुआ है, जितना भी प्रीवियस ईयर के पूछा गया है एग्जाम्स में, और जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, वो सारा मैं आज की वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में पूछा जाता है और इतना बड़ा नहीं है, बस ये है इसमें 20 से 25 फार्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। क्योंकि अगर फार्मूला सॉल्व ही करते रहोगे, प्रूव भी करते रहोगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा इसमें। जबकि आपसे जो क्वेश्चंस हैं उस फार्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं, ना कि आपसे फार्मूला ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हम शुरुआत करते हैं। क्या है सबसे पहले कि जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, वो रिप्रेजेंट करेगी किस चीज को? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, मतलब ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तब क्या कंडीशन होगी? तो इसके रिगार्डिंग कंडीशंस क्या होंगी वो आइए देखते हैं। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है तब क्या होना चाहिए? सबसे पहले जो डेल्टा है, उस डेल्टा की वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए। अगर जो डेल्टा होता है, मैंने आपको बताया था डेल्टा क्या था, डेल्टा इक्वल था किस चीज के? एबीसी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इज इक्वल टू, ये डेल्टा की वैल्यू हो जाती है। और अगर ये डेल्टा की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0 आती है तो हम कहेंगे कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना। इतना कर लिया। अब हमने ये भी मान लिया कि जो इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट भी कर रही है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं उनके द्वारा जो दो लाइन रिप्रेजेंट हो रही हैं, वो लाइन का नेचर क्या होगा, तो नेचर वाला वीडियो मैं आपको पहले करा चुका हूं, आप उसमें देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि h² माइनस AB हम निकाला करते हैं, h² माइनस AB निकाला करते हैं। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि दो रियल और डिस्टिंक्ट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। और अगर ये लेस देन 0 आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि इमेजिनरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर इज इक्वल टू 0 आ जाता है तब हम ये कहते हैं कि रियल एंड सिमिलर लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। कि जो दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही थी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के द्वारा, वो उनमें जो दो लाइंस हैं, अगर 0 है तो रियल होंगी और सिमिलर होंगी, मतलब एक ही लाइन जो होगी दो बार दे रखी होगी। लेस देन 0 दैट इज इमेजिनरी, और ग्रेटर देन 0 देन रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। ठीक है ना। कि दोनों लाइंस जो है रियल तो हैं और दोनों ही अलग अलग हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेल्टा अगर 0 है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। वहीं अगर डेल्टा 0 नहीं है, और डेल्टा अगर 0 नहीं है, या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा, जाहिर सी बात है दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो 0 हो जाए या 0 ना हो। तो 0 था तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर मेरा डेल्टा 0 नहीं है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये अलग केस बन जाता है। तो ये केस है, तो यहां से निकल के आती है हमारे चार अलग अलग केसेस। पहला क्या है? पहला है, हो सकता है ये जो इक्वेशन है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही हो। ठीक है ना। या फिर ये हो सकता है कि ये जो है हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा हो, मतलब परबल है और ये अति परबल है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, मतलब दीर्घवृत्त। और ये भी तो हो सकता है कि ये जो है एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, है ना। तो ये इन चार में से किसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है जब डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं होती है। तो सबसे पहले चेक क्या करते हैं? हम सबसे पहले चेक करते हैं कि डेल्टा क्या है। डेल्टा 0 आ जाता है तो साफ साफ कह देते हैं कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर डेल्टा 0 नहीं आया, अब क्या करेंगे?
अब इनमें से ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कह देंगे फिर या तो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो हम कह नहीं सकते एग्जाम में। हमें एग्जाम में एग्जैक्ट आंसर देना होगा। अब क्या करेंगे, तो अब करना ये है कि इनकी इनकी इन चारों की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, फिर उनको सेटिस्फाई करा के देखते हैं कि उनमें कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। उसके अकॉर्डिंग ही आगे डिसीजन लेते हैं कि किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब वो कंडीशंस क्या है, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पैराबोला की कंडीशन क्या होती है। सेम जैसे ही हमने डेल्टा इज इक्वल टू 0 था, तो हमने कहा कि फिर अब स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब हमने इसमें आगे बात की कि इसके नेचर ऑफ लाइंस क्या होगी, ये जो लाइन है रेखा है उनकी प्रकृति कैसी होगी, तो हमने वहां पर एच स्क्वायर माइनस ए बी को फाइंड आउट किया। सेम हमको वही यहाँ पर भी करना है। क्या करना है, हम फाइंड आउट करेंगे एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू। किस चीज की, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना, बुक में आपको ए बी माइनस एच स्क्वायर भी मिल सकता है लिखा हुआ, ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो आप इसको घबराना बिल्कुल भी मत, जैसा कि मैं आपको लिखा रहा हूं वैसा लिखना थोड़ा आसान है और उसको याद करना भी उतना ही आसान है। ए बी माइनस एच स्क्वायर जो है एक अलग तरह की चीज हो जाएगी आपके लिए, जबकि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है कुछ कुछ रिलेट करेगी किस चीज से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हुआ करती थी क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम आपसे कहा करते थे कि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट या फिर उसका विविधकर फाइंड आउट कीजिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ करता था, डी इज इक्वल टू क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, तो हम इसको याद करने के लिए इसको इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, या फिर इसको याद करने के लिए इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सेम लगता है। ए बी माइनस एच स्क्वायर थोड़ा सा और लगता है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है हमारा अति परबोला या फिर हाइपरबोला। अब जो ऊपर इक्वेशन दे रखा है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, मैं आपसे कह दूं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस बार मेरे हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या कंडीशंस हैं, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं, वही मुझे कंडीशंस जाननी है, ये कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कराने के लिए जानना जरूरी है कि किस किस चीज की हमको जरूरत है। हमें जरूरत है डेल्टा की और एच स्क्वायर माइनस ए बी की। सबसे पहले ही देखता हूं कि डेल्टा मेरा नॉन जीरो होना चाहिए, ये तो हो जाती है मेरी पहली कंडीशन इन चारों के लिए। ठीक है ना, तो मेरी पहली कंडीशन ये हो गई कि डेल्टा जो है मेरा नॉन जीरो होना चाहिए, डेल्टा की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया दूसरी कंडीशन ये थी एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड आउट करना था हमको। अब हाइपरबोला है, हाइपरबोला के लिए क्या करेंगे, तो मैं देखता हूं कि इस बार मेरी एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 आ जाता है। ठीक है ना, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, या फिर मैं कहूँ कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है 0 की जगह, नॉन जीरो बट पॉजिटिव। मैं रिपीट करता हूँ, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू नॉन जीरो बट पॉजिटिव आ जाती है, तब मैं कहूंगा कि मेरा जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है वो रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला को। ठीक है, इतना तो हो गया मेरा। लेकिन मैंने अदर बुक्स में भी देखा है, तो वहां पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है, कि ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, तब मेरा जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है वो एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आपके सामने एक कंफ्यूजन ये आता है कि आपको ये याद रखना है कि लेस देन 0 होनी चाहिए, या आपको ये याद रखना है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों फार्मूलाज में देख पा रहे होंगे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। एक बार ग्रेटर देन 0 है, एक बार लेस देन 0 है, तो ये इतना सारा कंफ्यूजन आपके माइंड में बना रहेगा। तो इस कंफ्यूजन को क्लियर करना जरूरी है। मैंने आपको बताया कि मेरे हिसाब से एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और आप इसको ही याद करें, इसे याद ना करें क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसकी आपको आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। इस कंडीशन की जरूरत कभी कभार ही पड़ने वाली है, और इसकी हमेशा। और एक्चुअली ये चीज आई कहाँ से, इसको भी जानना जरूरी है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको एक इनइक्वलिटी मान लूं और इस इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मैं देखता हूं माइनस टाइम्स एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है ना,
मैंने इधर माइनस से मल्टीप्लाई की, और जब भी किसी इनइक्वलिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। मैं रिपीट करता हूं कि अगर किसी इनइक्वलिटी में आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी इनइक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो था, अब लेस देन जीरो हो जाएगा, और जीरो में आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। इसको आगे ओपन करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा माइनस का एच स्क्वायर, और इधर होके लेस देन जीरो। ठीक है ना, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज लेस देन जीरो, यही तो ये है, कुछ अलग थोड़ी ही नहीं है। अगर मैंने आपको इससे ये ड्राइव करके दिखाया, ठीक है ना। अगर मैं बुक्स को लेता हूं तो बुक्स के अकॉर्डिंग करता हूं, तो अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या पाऊंगा, तब मैं यहां से ये पाऊंगा कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो आप ये कहिए या ये कहिए, एक ही बात है, बस इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जो है इसको याद रखें, इसको ड्राइव कर लें जब भी आपको एग्जाम में जरूरत पड़ती है तब। अब तक सिर्फ एक बार ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना, और ये चीज कई बार पूछ ली गई है, इसलिए मैं आपको दोनों ही बता रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आपका डिसीजन है, आप इसको किस तरह से याद करते हैं। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बता सकूं इसमें क्या रिलेशन है, और एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप इसको याद जरूर करें, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में काम आने वाला है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने थर्ड और फोर्थ पॉइंट के बारे में। मैं थर्ड और फोर्थ पॉइंट एक साथ कराऊंगा, उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि इनमें एक कंडीशन कॉमन है। तो मैं इन दोनों को अलग अलग न करा के इसको एक साथ कराने वाला हूं आपको। कंडीशन क्या है कि वही, पहला तो डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, ये तो क्लियर ही है कि आपको उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, तभी तो ये सारे केसेस जो है निकल के आए हैं। डेल्टा नॉन जीरो हुआ तो ये केसेस आए, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकंड कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों के लिए ही एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन होना चाहिए, तब इलिप्स को भी रिप्रेजेंट करेगा और सर्किल को भी रिप्रेजेंट करेगा। पर समस्या ये है आपके साथ कि एग्जाम में आपको सिर्फ एक बार में एक ही आंसर देना है। आप ये नहीं कह सकते कि सर्किल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इलिप्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों को भी सेपरेट करने वाला कोई ना कोई कंडीशन तो रहेगा ना। तो उन्हीं के बारे में आपको ये जानना है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी पर टाई अप हो गया, ठीक है ना। अभी टाई अप हो गया तो किसी न किसी को एक को तो निकालना है आपको, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक खेल है, वही आपको देखना है। तो अब हम जानते हैं पहले सर्किल के बारे में कि सर्किल की क्या कंडीशन है। तो सर्किल के लिए क्या जरूरी है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ए और बी जो है वो इक्वल होना चाहिए। आप समझे, इंपॉर्टेंट है। सर्किल के लिए ए और बी दोनों की वैल्यूज जो है बराबर होनी चाहिए। और इतना ही नहीं है, इतना एच स्क्वायर माइनस ए बी निकाला, लेस देन जीरो आया, वहां से हमें ये कंफर्म हुआ कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है वो रिप्रेजेंट कर रही है इलिप्स को और सर्किल को। या तो इलिप्स रिप्रेजेंट हो रहा होगा या सर्किल रिप्रेजेंट हो रहा होगा। हम क्या आंसर देंगे, तो मैं बताता हूँ वो सर्किल का आंसर। अब हम चेक करेंगे कि ए और बी की वैल्यूज के बारे में कि ए और बी की वैल्यूज क्या इक्वल हैं। अगर इक्वल है, ठीक है ना, तब भी इतना सफिशियंट नहीं है कि आप ए और बी की वैल्यू इक्वल कर दें और कह दें कि हाँ सर्किल है, नहीं, अभी ये इतना सफिशियंट नहीं है। एक चीज और देखनी होती है हमें, ए और बी देखा, और देखा कि एच जो है जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो सर्किल के लिए आपके पास चार कंडीशंस हो गई। पहला जो है डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, दूसरा क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि ए और बी जो है इक्वल होना चाहिए। और चौथी कंडीशन क्या है, चौथी कंडीशन ये है कि एच जो है इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स वाई का कोफिशिएंट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जब एक्स वाई का कोफिशिएंट होगा ही नहीं तो हम ये कहेंगे कि ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है वो एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सर्किल की कंडीशन हो गई 4, 1 2 3 एंड 4। अब हम इसमें आगे बात करते हैं अपने इलिप्स के बारे में कि इलिप्स के लिए क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, ठीक है ना। तो इलिप्स के लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। पहला डेल्टा नॉन जीरो होना चाहिए, दूसरा एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन जीरो होना चाहिए, और तीसरा एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे सर्किल के लिए एच की वैल्यू जीरो थी,
ये सर्किल तब होगा जब एच की वैल्यू 0 होगी। वहीं बस अब इसको इतना सा घुमा देना है कि अगर एच की वैल्यू नॉन जीरो है, ठीक है ना, ये मेरी थर्ड कंडीशन रहेगी किसके लिए, इलिप्स के लिए, कि अगर एच जो है नॉन जीरो है, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो है, तब मेरा क्या होगा, एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इतना तो था आपको समझाने के लिए। एक बार मैं आपको ब्रीफ में ये चीज लिखा देता हूँ, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है ना, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री रिप्रेजेंट कर रही होती है इन सब चीजों के लिए। मैंने आपको समझाने के लिए और याद करने के लिए इसमें एक साथ लिख दिया है। पहला क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी कब, जब डेल्टा जो है मेरा इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये इसकी कंडीशन रही। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं पैराबोला की, कि जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसा कि मैं आपको इससे पहले समझा चुका हूँ। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि डेल्टा जो है नॉन जीरो होना चाहिए, साथ ही साथ एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू जो है वो इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये कंडीशन है पैराबोला के लिए। ठीक है ना, अब बात करते हैं हाइपरबोला की। हाइपरबोला के लिए क्या, कि डेल्टा जो है नॉन जीरो होना चाहिए, साथ ही साथ एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर इन कंडीशंस को फॉलो करता है ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा एक हाइपरबोला को। वही हम बात करते हैं इलिप्स की। इलिप्स के लिए क्या है कि डेल्टा तो नॉन जीरो होगा, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो, और एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है, ठीक है ना, और इतना काफी नहीं है, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन जीरो। ठीक है, और एच जो है मेरा डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा एक इलिप्स को। ठीक, अब हम बात करते हैं इसमें सर्किल के बारे में। तो सर्किल के लिए क्या, डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए एज यूजुअल, ठीक है ना, और एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो होनी चाहिए, जैसा कि इलिप्स में है, और इतना काफी है नहीं। और क्या चीज, ए जो है इज इक्वल टू बी होना चाहिए, और इतना भी सफिशियंट नहीं है, एच जो है जीरो होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तब हम ये कहेंगे कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है वो रिप्रेजेंट कर रही है एक सर्किल को। ठीक है ना, इसी में हम एक आगे बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं किसकी, राइट एंगल्ड हाइपरबोला। अब ये क्या होता है, जब मैं आपको हाइपरबोला कराऊंगा तब आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल एक कंडीशन है जिसको आप याद करना है, तो आप इसको याद कर लेना। स्पेशल केस है कि एक राइट एंगल हाइपरबोला है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो हाइपरबोला की कंडीशन जितनी है उतनी तो सारी फॉलो होनी ही चाहिए। मतलब डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए एज यूजुअल, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए एज यूजुअल। ठीक है ना, इतना हो गया। इसके अलावा एक कंडीशन और बढ़ जाती है, वो ये है कि ए प्लस बी की वैल्यू जो है इज इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। अगर ये इन तीन कंडीशंस को फॉलो करता है, तो हम ये कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक राइट एंगल हाइपरबोला को, नॉर्मल हाइपरबोला को नहीं। नॉर्मल हाइपरबोला को तो रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर देखा जाए इतनी छुपा लूंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो सारी कंडीशन जो है हाइपरबोला की है। लेकिन एच ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो भी आ जाता है, तब ये कहेंगे कि स्पेशल केस है, और ये स्पेशल केस किसका है, राइट एंगल हाइपरबोला का। तो हम कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है एक राइट एंगल हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, इतना क्लियर है आपको। अब इसमें हम आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको सब कुछ कराया ही है कि उनके बीच का एंगल क्या होता है, कब पैरेलल होंगी, कब परपेंडिकुलर होंगी। तो मैं यहाँ पर भी मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले क्या चीज़, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। हम ये चीज़ मान लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है ना, तब क्या होगा, नंबर वन क्या चीज हम ये देखते हैं कि उन लाइंस के बीच का एंगल जो होगा, एंगल बिटवीन देम या बिटवीन लाइंस जो है किसके इक्वल होगा। आपको पता ही है, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होती है,
तो टेन थीटा इक्वल होता है 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है ना। तो ये कंडीशन होती है इस चीज की, एंगल फाइंड आउट करने की बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब आपने क्या किया, उन लाइंस के बीच का एंगल तो फाइंड आउट कर लिया। अब उसी एंगल से हम डिसाइड करते हैं कि जो लाइंस मेरी होंगी पैरेलल होंगी, क्योंकि इसके डिटेल में आपको इसके पहले लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूं, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। पैरेलल वो लाइंस जो है रिप्रेजेंट हो रही हैं इसके द्वारा, और वो लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, तो ये इसकी कंडीशन ये होती है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू अगर इज इक्वल टू 0 आ जाती है, तब मैं ये कहूंगा कि मेरी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी में मैं आगे बात करता हूँ थर्ड, वो क्या है कि परपेंडिकुलर। इसके बारे में मैं आपको पहले करा चुका हूं, तो यहाँ पर ज्यादा नहीं बताऊंगा कि जो दो लाइंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो क्या कंडीशन होगी, कंडीशन ये होगी कि a प्लस बी की वैल्यू अगर 0 आ जाती है, तब मैं कहूंगा कि मेरी जो लाइंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना। इतना तो था शॉर्ट में, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ये कंडीशन आपसे एज इट इज पूछी जाएंगे, ये एंगल का फॉर्मूला भी आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा, तो आप इनको सीधे सीधे याद कर लें। अब हम इसमें आगे बात करते हैं क्या चीज, तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री मतलब ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, मतलब डेल्टा इनका 0 है। ठीक है ना। तो डेल्टा इनका ऑलरेडी 0 है, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रही है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें करना क्या है, हमें वो दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, उसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला आपको याद रखना है। इस पर बेस्ड हमेशा ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी भी इसका ये फार्मूला नहीं पूछा गया है। और आपको ये फार्मूला ड्राइव तो करना ही नहीं है, जितना कोशिश करो आप इसको याद कर ले, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो फार्मूला क्या है आइए जानते हैं। तो फार्मूला ये है कि डी जो है, अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस को डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो डी किसके इक्वल होगा, एक फार्मूला है, आपको वो फार्मूला याद करना है। किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट याद कर लें। इसमें और एक फार्मूला और है, आपको उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो एंगल फाइंड आउट करना है बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, रेखा युग्म के समीकरण के द्वारा दो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही थी, उनके बीच का एंगल टेन थीटा से मैंने आपको निकाला था। जो थीटा जहां पर एंगल था उन लाइंस के बीच का था, किसके इक्वल था, 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो आपको इन दो फार्मूले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, तो इन दोनों फार्मूला को आप एक साथ लिखिए और दोनों को अलग अलग याद कीजिए। फार्मूले में जब एंगल फाइंड आउट करना होता है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी होता है, और 2 सिर्फ ऊपर रहता है। जबकि हमको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है उन्हीं लाइंस के बीच में, तो हमें क्या करना है, 2 जो है बाहर तो रखना है, लेकिन इस बार जो स्क्वायर रूट है वो सिर्फ ऊपर ना रह के जबकि दोनों पर आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला जो है इसी के सिमिलर है लगभग देखने में, हालांकि दोनों सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए मैंने आपको एक साथ यहाँ पर लिखा दिए हैं। तो क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस है इज इक्वल टू 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए, या ए इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, कुछ टर्म्स यहाँ पर यूज हुए हैं, जैसे कि एच स्क्वायर माइनस ए बी, एक और हो गया जी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है ना। अब इसमें एक टर्म और आएगा, वो क्या होगा, एफ स्क्वायर माइनस, अब ए बी ए सी आ गया। अब ए बी सी अगर मेरे पास 3 है, इन्होंने ये ले लिया ए बी, ठीक है, ये ले लिया ए सी, बचा क्या, बचा मेरे पास बी सी, तो एफ स्क्वायर माइनस बी सी भी एक टर्म इसमें आगे आएगा, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा।
इसका इस्तेमाल हो चुका है, इसका इस्तेमाल हो चुका है, ये वाला रह गया है। इसलिए कैसे याद करना है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। कैसे याद किया है, जैसे हम अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं FGH, ठीक है ना। तो मैं FGH ना लिख के क्या करूंगा, F स्क्वायर G स्क्वायर और H स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, ठीक है। इस तरह से मैंने लिख लिया। और हम जब से हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, और उससे पहले जब हमने लाइंस के बारे में पढ़ा था, तो हमने एक चीज आपको बताई थी वहां पर, क्या एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या था, और जब वो क्या पैरेलल थी तब क्या कंडीशन थी H स्क्वायर माइनस AB। तो आपको अब तक ये तो याद हो ही गया होगा कि H स्क्वायर के साथ हमेशा ही क्या चीज आएगी, AB, ठीक है ना, AB, ठीक। अब करना क्या है आपको, अब यहाँ पर आपने लिखा, तो आप ऊपर को नहीं जाना है, आपको मुड़ के जाना है। यहाँ पर आपका रास्ता ये है, आप सोचे मैं यहाँ से बैक कर लूं पीछे को, ठीक है ना। हालांकि बाइक तो पीछे को बैक हो नहीं सकती, आगे से मुड़ के ही आएगी, तो आपको इसको मुड़ाना है इस तरह से, ठीक है ना। ये इसका डायरेक्शन रहेगा, वही आपको इसमें करना है। अब ये ए बी आ गया, ए बी सी इस तरह से है, यहाँ से यहाँ गए ए बी, अब कहाँ से कहाँ जाएंगे, बी सी, तो ये आ जाएगा बी सी, और बी सी के बाद अब वापस को सी है या ए सी। तो ये है इनके याद करने का तरीका, किस तरह से कि किसके एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर के साथ ए बी आएगा, जी स्क्वायर के साथ ए सी आएगा, और एफ स्क्वायर के साथ में बी सी आएगा। जरूरी नहीं है आप इसको इस तरह से भी याद करें, इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसको याद करें। तरीका आपका अपना हो या किसी और का हो, इस चीज से कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं, बस जरूरी ये है कि आप इसको याद रखें। अब हम इसमें आगे बात करते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। मतलब क्या हुआ कि ये इक्वेशन जो है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही मींस दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, और दो लाइंस एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे ही। मान लो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो इसी पॉइंट की पोजीशन को हमें फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है ना। तो ये दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, उसी का एक फार्मूला मैं आपको लिखाने वाला हूँ। तो इस फार्मूले को बताने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था इससे पहले कि डेल्टा की जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, डेल्टा इक्वल होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी का इस्तेमाल करना है, फार्मूला आपको लेके आना है किस तरह से, बस ये याद करने का तरीके हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लेना। अगर एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए चले तो याद करने में ज़्यादा आसानी होगी और लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए चीज़ों को कोरिलेट करो, एक दूसरे के साथ उनमें रिलेशन बिठाओ, जिससे कि हम उन दोनों को याद कर सकें, और वो भी एक लंबे टाइम के लिए, क्योंकि कोरिलेशन के साथ जो आप याद करेंगे वो आप भूलेंगे नहीं। जो ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स से ही वो फार्मूला आना है, किस तरह से आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। 2FGH है ना, मतलब दो FGH हैं, इन दो FGH को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, एक FGH यहाँ लिख लेता हूँ और एक FGH यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है ना। और एक के साथ AF स्क्वायर लगा देता हूँ माइनस AF स्क्वायर, और एक के साथ माइनस का BG स्क्वायर लगा दिया। मतलब हमने इन तीन टर्म्स का इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ इन तीन टर्म्स का इस्तेमाल किया है। FGH दो थे, अलग अलग लिख लिए, AF स्क्वायर इसके साथ, BG स्क्वायर इसके साथ, कोई सा किसी के साथ लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं है। जो फर्क पड़ेगा क्या, जो मैं आपको यहाँ लिखाने वाला हूँ। और एक चीज और जानना जरूरी है, जब भी हम कोई पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट P x, y, इसका मतलब है कि वो पॉइंट है, उसकी x एक्सिस पर कोई लोकेशन है, जो या कोई पोजीशन है, वही सेम एक y पर भी कोई ना कोई उसकी एक पोजीशन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है एक पॉइंट या उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि पॉइंट्स में x एक्सिस पे कुछ ना कुछ उसका पोजीशन रहेगा, और y एक्सिस पे कुछ ना कुछ उसके पोजीशन रहेगा। देखा जाए x और y दोनों एक्सिस पर उसी पोजीशन को एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इतना क्लियर है ना। तो अभी हमने देखा कि कोई पॉइंट है, तो पॉइंट में सबसे पहले हम लिखते हैं x एक्सिस की पोजीशन पर, पॉइंट जो है x एक्सिस के रेस्पेक्ट में कहाँ पर लाई कर रहा है, मतलब पहले x का लिखना है। तो हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2gx, यहाँ पे लिखा हुआ टर्म है, और 2gx में x का कोफिशिएंट क्या है, 2g। थोड़ी देर के लिए आप 2 को हटा दीजिए, बचा क्या आपके पास, सिर्फ g, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि आपको x का लिखना है तो आप g हटा दीजिए, इसमें से g हटेगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारा, HF
माइनस बी जी। सिर्फ एक जी हटाया है ना, अगर मैं यहाँ से जी कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, एच एफ माइनस बी जी, यही तो बचेगा ना। तो मुझे जी हटाना था, जी मैंने हटा दिया, अंदर का लिख लिया, ठीक है, कॉमा। अपॉन में भी कुछ आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा क्या आएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब बाई की पोजीशन लिखूंगा। बाई की पोजीशन मतलब उसके साथ 2f कोफिशिएंट लगा हुआ है, 2 को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, मतलब f कोफिशिएंट लगा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से f कॉमन लूंगा। f कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अब आप f कॉमन ले लेंगे तो आपको बचेगा क्या, एच जी या जी एच माइनस ए एफ। इसको भी उठा के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जी एच माइनस ए एफ, ठीक है। ये हो गए दोनों टर्म, और इसके अपॉन में एक टर्म और आएगा, वो टर्म क्या होता है, ए बी माइनस एच स्क्वायर, जो कि दोनों में कॉमन है, ए बी माइनस एच स्क्वायर। ए बी माइनस एच स्क्वायर, जो कि इन दोनों में ही कॉमन है। तो ये पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो ये पॉइंट है, तो आपको ये याद करने में तो दिक्कत होगी नहीं, ए बी माइनस एच स्क्वायर, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है, याद कर लेंगे। इशू आएगा आपको याद करने में इसको और इसको, तो इन दोनों को याद रखने का तरीका मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आपको रिप्रेजेंट करवानी है तो आपके लिए जरूरी है कि डेल्टा की वैल्यू 0 आए। तो जरूरी है कि आप डेल्टा की वैल्यू को जो है, तो जरूरी ये है कि आप डेल्टा की वैल्यूज को जो 0 लेके आओ। अब डेल्टा की वैल्यू आप 0 लेके आएंगे, उसके लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आपको निकालना है तो आपको ये चीज पता है, और अगर ये चीज पता है तो यहाँ से जिस तरह से मैंने लिखा है इन दोनों को, वैसे ही आप भी यहाँ से लिख सकते हैं, और कोरिलेट करके आप इस फार्मूले को याद कर सकते हैं, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, कॉमा जी एच या एच जी माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। यही है मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमें यही पॉइंट चाहिए था और यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। या इसके अलावा इसका एक और फार्मूला होता है, अभी आपने देखा यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई एक ही पॉइंट मिल पाएगा, इससे एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा। लेकिन कभी कभार जो है आपको इसका एक पेयर दे दिया जाता है, या इसका कॉन्जुगेट के फॉर्म में दे दिया जाता है, तब आपके साथ ये इशू हो जाता है कि आप इसका आंसर ये लगाएं या फिर इसका कॉन्जुगेट जो होगा उसका आंसर लगाएं। तो इसके लिए एक अलग फार्मूला है, वो क्या है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना, ऊपर क्या आएगा, एफ स्क्वायर माइनस बी सी, कोमा अंडर रूट ऑफ अपॉन में वही एच स्क्वायर माइनस ए बी, और ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर एफ आया तो वहां पर जी आएगा, मतलब जी स्क्वायर माइनस ए सी। ये टर्म्स तो आपको पता ही है कि जी स्क्वायर के साथ क्या आता है, एच स्क्वायर के साथ क्या आता है, और एफ स्क्वायर के साथ में क्या आता है। तो एक पॉइंट ये है, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम इसको। या फिर आप इसको इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर बस इतना है कि इसकी हेल्प से पहला फॉर्मूला जो है, इसकी हेल्प से आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि आप फॉर्मूला दूसरा इस्तेमाल करेंगे तब इसकी हेल्प से आपको एक पॉइंट का पेयर मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब प्लस माइनस के साथ में आपको एक पॉइंट मिलेगा। अब प्लस माइनस के साथ आपको एक पॉइंट मिलेगा, इसका मतलब एक पेयर मिल रहा है, तो आप जिसकी हेल्प से एक एग्जैक्ट आंसर लेके आ सकते हैं, जबकि इसकी हेल्प से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। इस पर बेस्ड सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जब आपको कंफ्यूज किया गया है कि आप इसका फॉर्मूला लगा के जो आंसर लेके आए हैं उसको गलत कह दिया गया, जबकि इसके साथ जो माइनस वाला आंसर आएगा उसको ले लिया गया है। जो प्लस वाला आएगा वो तो इसके साथ सेम आएगा, लेकिन इसकी हेल्प से माइनस वाला नहीं आएगा, जबकि इसके साथ माइनस वाला आ जाएगा, तो उसको उन्होंने वहां पर कंसीडर कर लिया है, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको याद मत कीजिए, आपको दोनों ही याद करना है। एग्जाम में
आपका माइंड इतना शार्प होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए मैं इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करने वाला हूँ और कौन सा फार्मूले की क्वेश्चन रिक्वायरमेंट कर रहा है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से जितना भी पूछा गया था, जितने फार्मूलेस इंपॉर्टेंट थे और जो जो इसका कंटेंट इंपॉर्टेंट था वो सारा मैंने आपको करा दिया है। और इन पर बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछा गया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैंने एज ए क्वेश्चन ट्रीट नहीं किया है, बल्कि मैंने इस क्वेश्चन को एज्यूम किया है एज अ कंडीशन, क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं एक कंडीशन की जैसे, एक प्रॉपर्टी की जैसे करने वाला हूँ। इसका आगे भी इस्तेमाल लगातार किया जाएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ना बना के मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है। वो क्या है आइए देखते हैं। तो कह रहे हैं कि यदि वक्र ax स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0 और a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस b डैश वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2g डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, ये भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है। ठीक है, कि प्रतिच्छेदन बिंदुओं से मिलाने वाली सरल रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि। अब इतनी सारी लैंग्वेज है, आप समझ पा रहे हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि इनके द्वारा जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं और इसके द्वारा लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं, उन लाइन का कोई ना कोई एक प्रतिच्छेदन बिंदु तो होगा। जाहिर सी बात है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखाया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कोई ना कोई होगा। तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइंस जो हैं, कितनी लाइंस है हमारे पास, इससे 2 हो गई और इससे 2 हो गई, 4 लाइंस है हमारे पास। अगर देखा जाए 4 लाइंस हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पास होने वाली जो लाइंस हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे जो लाइन पास हो रही हैं वो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो ऐसी क्या कंडीशन होगी जब ये चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, वही कंडीशन हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन को एक बार समझें आप। दो लाइंस जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा हमें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कुछ लाइंस पास हो रही होंगी और दिखाना है हमें कि वो लाइंस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। बल्कि इसमें ऑलरेडी उन्होंने कह रखा है कि वो लाइंस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इनके वर्ड्स पे फोकस करते हैं। प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु इनका कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को सेम बना के। ठीक है ना, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं और इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं मैं, तो अगर इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं किस चीज से, जी डैश से। ठीक है ना, और अगर माइनस कर दूं इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दूं किस चीज से, जी से, तो मेरे एक्स के कोफिशिएंट तो एलिमिनेट हो जाएंगे। मतलब 2g एक्स जो टर्म है ये और ये दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कर देंगे मतलब हमको कहीं ना कहीं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ठीक है ना, कैसे देखते हैं। अगर मैं इसमें g से मल्टीप्लाई किया हूं, g डैश से, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को g डैश से मल्टीप्लाई किया हूं, मतलब a g डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h g डैश एक्स वाई प्लस b g डैश जी स्क्वायर, थोड़े से मिसप्रिंट हो गया है, ये जी नहीं ये बल्कि ये बाई है। ठीक है ना, बी बाई स्क्वायर, तो यहाँ पे जी ना आकर बाई स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो बी जी डैश वाई स्क्वायर प्लस 2g जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 आया है। ठीक है, माइनस किया गया है, मैं आपको करके दिखाता हूं बाद में। इसको मैंने क्या किया, जी से मल्टीप्लाई किया, मतलब a डैश जी एक्स स्क्वायर प्लस 2h, और उसमें हमने मल्टीप्लाई किया है किस चीज से, g से, h डैश आएगा बल्कि, और एक्स वाई प्लस b डैश जी वाई स्क्वायर प्लस 2g जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये तब आया जब हमने 1 को जी डैश से मल्टीप्लाई किया और 2 को जी से मल्टीप्लाई किया। साथ ही साथ हमने क्या किया है, इन दोनों को एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट किया है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, एक चीज देखते हैं। तो हम देखते हैं क्या मिलेगा हमें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, जब ये माइनस हो जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या, तो बचेगा हमें, हम देखते हैं एक्स स्क्वायर में कॉमन आएगा,
तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहेगा, ये रहेगा ए जी डैश माइनस ए डैश जी, ठीक है ना। अब देखता हूँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रहेगा, तो वाई स्क्वायर बी जी डैश माइनस बी डैश जी, ठीक है, प्लस 2 XY का भी कोफिशिएंट देख लेता हूँ मैं क्या रहेगा। तो XY का कोफिशिएंट रहेगा क्या, 2 मैंने बाहर निकाल लिया, एच डी 2 मैंने बाहर निकाल लिया है, तो क्या बचेगा एच जी डैश माइनस एच डैश जी इज इक्वल टू 0। ये बचा ना, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिंपल सब्ट्रैक्ट किया है। अब इन्होंने एक चीज कही है कि जो लाइंस है मेरी, वो लाइंस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्या कहा है, गिवन डेट लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब लाइंस आर परपेंडिकुलर इन्होंने ऑलरेडी कह रखा है, तो लाइंस आर परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, तो कंडीशन ये होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलरिटी की, कि जब लाइन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। इसी का इस्तेमाल हमको यहाँ पर करना है। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये रहा, क्या कोफिशिएंट है, मैं देखता हूं मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट है ए जी डैश माइनस ए डैश जी, ए जी डैश माइनस ए डैश जी, प्लस उसके बाद वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी जी डैश बी जी डैश माइनस बी डैश जी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद हम देखते हैं क्या चीज, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। मैं आपको एक चीज देखता हूं कि जी डैश और जी डैश कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं। बचा क्या, ए प्लस बी ब्रैकेट में जी डैश, ठीक है, और माइनस टाइम्स मैं देखता हूं जी, और इसमें भी कॉमन है, जी टाइम्स ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनको मैं क्या करता हूं, तो मैं इसको RHS में ले जाता हूं, कैसे, a प्लस बी जी डैश इक्वल होगा किस चीज के, a डैश प्लस बी डैश इंटू जी, यही मेरी कंडीशन है जब जो लाइन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट आपको ये कंडीशन याद कर लेनी है, इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार पूछा गया हो, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि आप इसको एज अ क्वेश्चन ट्रीट ना करके एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट कीजिए, और इसका जो रिजल्ट है डायरेक्ट स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप उसको याद करें, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। और अगला वीडियो जो हमारा रिलेटेड रहेगा किस चीज़ से, पैराबोला से, क्योंकि हम कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये सब चीज़ करा चुका हूँ। तो अब इसमें बारी है कोनिक सेक्शन की, और कोनिक सेक्शन को मैं स्टार्ट कराऊंगा आपको पैराबोला से। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, या आपको लगा हो थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेटिव है, आपके यूजफुल है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे कि हम इसको और बेहतर बना सकें। अपने सुझाव जरूर दिया कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।